नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो हिंदी गद्य का विकास जो है वो आधुनिक काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इस काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी गई है, और तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अनुवाद कार्य हिंदी के किस युग में अधिक हुआ है? तो अनुवाद कार्य जो है वो प्रगतिवाद में जो है वो अधिक हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया है। सॉरी, ये द्विवेदी युग में हुआ है। तो आचार्य द्विवेदी जी ने जो है हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया है, और इस काल में उन्होंने लेखकों को प्रोत्साहित करके अनुवाद कार्य के द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को भरने में योगदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की काव्य भाषा क्या थी? तो भारतेंदु युग तक जो है काव्य की भाषा पर ब्रिजभाषा का प्रभाव बना रहा है। तो भारतेंदु युग की काव्य भाषा जो है वो ब्रिजभाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कविता किस युग में पराकाष्ठा को प्राप्त हुई? तो छायावादी युग में जो है काव्य की मुख्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रतिष्ठापन हुआ है, और ब्रिजभाषा से कविता को लगभग मुक्ति ही मिल गई थी। तो छायावादी युग इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद मत जमा ऐक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। ऑप्शन नंबर ए तालु इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाषा वैज्ञानिक कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु जो है वो भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं और शीर्ष साहित्यकार हैं। तो कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। और बाकी ए बी और डी जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी साहित्यकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक गठन के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो व्याकरणिक गठन की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो कृपण शब्द का विलोम उदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो उदारता का विरोधी शब्द है। तो उदार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ जो है वो है चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चंद्रशेखर शब्द जो है वो चंद्र जमा शेखर के योग के रूप में निर्मित है, साथ ही शिव के लिए रूढ़ है। अतः ये योग रूढ़ी शब्द की में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सुंदरता शब्द सुंदर में ता प्रत्यय लगने से निर्मित होता है, जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। तो सुंदरता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय जो है वो वैज्ञानिक में लगा हुआ है। वैज्ञानिक में जो है इक प्रत्यय लगा है, और बाकी सब जो है वो बिना प्रत्यय के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वो जिस शब्द में ज़्यादा शब्द मात्रा बोधक हैं और ज़्यादा जो है एक परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की अभिव्यक्ति है? तो ये जो है अपादान कारक की विभक्ति है। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो
हिमालय से जो है गंगा वो अलग हो रही है, निकल रही है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षक ने कहा पृथ्वी चलती है, इस वाक्य में पृथ्वी चलती है क्या है? तो इस वाक्य में पृथ्वी चलती है जो है वो एक उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है निर्लज, और ये ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिसके ऊपर किसी बात का कोई फर्क ना पड़ता हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, निर्लज। अगला प्रश्न है त्रेता के दो वीर नामक छोटा सा काव्य किसने लिखा था? तो त्रेता के दो वीर नामक छोटा सा काव्य जो है वो लिखा गया है श्री श्याम नारायण पांडे के द्वारा, जिसमें लक्ष्मण और मेघनाथ की युद्ध संबंधी घटनाओं का चिटपुट वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अनूप शर्मा किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अनूप शर्मा आधुनिक काल की नई काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नई धारा। अगला प्रश्न है चित्राधार में जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना संग्रहित है? तो चित्राधार में जयशंकर प्रसाद के ब्रिजभाषा में रचित काव्य संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिंदुस्तान नामक पत्र कहाँ से निकाला गया? तो हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन जो है वो इंग्लैंड से हुआ करता था, और इसके संपादक जो है वो राजा रामपाल सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इंग्लैंड। भारत सौभाग्य नाटक के रचयिता कौन थे? तो भारत सौभाग्य नाटक के जो रचनाकार हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और इसकी रचना उन्होंने 1888 में की थी। अगला प्रश्न है भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाबू तोताराम ने हेडमास्टर की नौकरी छोड़कर जो है अलीगढ़ से भारत बंधु पत्रिका निकाली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अंधा युग के रचयिता कौन है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की प्रगतिवादी रचना है जिसमें फैंटेसी का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विजय देवनारायण शाही की कौन सी रचना है? तो मछली घर जो है वो विजय देवनारायण शाही की यथार्थवादी रचना है। ऑप्शन नंबर ए मछली घर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस कवि के व्यंग्य अकारण प्रतीत होने लगते हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यंग्य कभी कभी जो है अकारण प्रतीत होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है मिट्टी और फूल के रचयिता कौन से कवि हैं? तो मिट्टी और फूल काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है पौद्यार रामावतार अरुण की रचना महाभारती में किन विषयों को समेटा गया है? तो अ, इसमें जो है पौद्यार रामावतार अरुण की रचना महाभारती में अस्तित्ववाद प्रभाव में रचित वैदिक विषय दृष्टिगत होता है। तो वैदिक ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अस्तित्ववादी प्रभाव में रचित वैदिक विषयों को जो है इसमें समेटा गया है। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान के विचार से श को क्या कहा गया है? तो उच्चारण स्थान में जो है श का स्थान जो है वो मूर्धा है। ऑप्शन नंबर बी मूर्धव्य, और इसे मूर्धन्य श कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।